SCO 54 की SSB आने वाली है, वहीं दूसरी तरफ SCO 55 के फॉर्म्स फॉरवर्ड होने चालू हो गए हैं। सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स कमर कस लें, क्योंकि अब समय आ गया है SCO के लिए शिद्दत से लगने के लिए। जी सर, जब भी फॉर्म आता है तो सबसे पहले मेडिकल कैटेगरी की बात होती है कि मेडिकल कैटेगरी शेप 1 होना चाहिए। जी बिल्कुल। ये शेप 1 शेप 2 ये कुछ बताएंगे क्या होता है ये? इस बार फॉर्म TA के लिए नहीं है, AMC के लिए नहीं है, ADC के लिए नहीं है, रिलीजियस टीचर्स के लिए नहीं है, तो ये भेदभाव रहता है क्या सर? देयर इज नथिंग लाइक नोटिफिकेशन। वो बहुत सारे लोग नोटिफिकेशन करके जो वीडियो बना देते हैं, उनको खुद भी जानकारी नहीं होती है, रादर वो फौज का हिस्सा नहीं होते हैं, इसलिए उनको पता नहीं होता है। तो अगर आपने यूनिफॉर्म पहन रखी है और आप कमीशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आपके लिए नोटिफिकेशन नहीं होता है, आपके लिए जो होता है वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड की जाती है आपकी। सर, SCO के एप्लीकेशन में कोड ऑफ कंडक्ट, या यूं कह लें कि अगर किसी सर्विस एंट्री एस्पिरेंट को जिसकी एज 30 से 35 साल है, बिकॉज SCO के लिए 30 से 35 साल उम्र चाहिए, उसको कोई पनिशमेंट मिली है तो उसका क्या रोल होता है? अगर रेडिंग एंट्री है तो बिल्कुल मान्य नहीं होगी। जय हिंद सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। SCO 54 की SSB आने वाली है, वहीं दूसरी तरफ SCO 55 के फॉर्म्स फॉरवर्ड होने चालू हो गए हैं। सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स कमर कस लें, क्योंकि अब समय आ गया है SCO के लिए शिद्दत से लगने के लिए। स्वागत है त्रिशूल के यूट्यूब चैनल पे आपके चाहते कैप्टन SK सिंह सर के साथ, जो सर्विस एंट्री के लिए एक अच्छे मेंटर माने जाते हैं। सर, स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच सर। फौज की एक अच्छी बात यह है, ACC, SCO, PCSL, AMC, NT कुछ ना कुछ सर्विस एंट्री के लिए आता रहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर, SCO एंट्री, SCO 55 के एप्लीकेशंस फॉरवर्ड होने चालू हो गए। जी बिल्कुल। अब कुछ पैरामीटर्स पे मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जिसके लिए हमारे जो सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स होते हैं उनको कंफ्यूजन्स बने रहते हैं। जी सर, जब भी फॉर्म आता है तो सबसे पहले मेडिकल कैटेगरी की बात होती है कि मेडिकल कैटेगरी शेप 1 होना चाहिए। जी बिल्कुल। ये शेप 1 शेप 2 ये कुछ बताएंगे क्या होता है ये? शेप 1 मतलब बिल्कुल फिट है। अच्छा। मेडिकली जी, कोई दिक्कत नहीं है उनके अंदर। ठीक है, तो वो बिल्कुल फिट होने चाहिए और उसका एक सर्टिफिकेट भी अटैच होता है जी। वो रेजिमेंटल RMO जो होते हैं जी, रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर जी, वो काउंटर साइन करके देते हैं इनकी एप्लीकेशन के साथ कि अच्छा। ये शेप 1 है, बिल्कुल फिट है, मेडिकल बिल्कुल फिट है। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है इनको। SCO के लिए सबसे पहले सर सर्विस एंट्री एस्पिरेंट से मेडिकल कैटेगरी शेप 1 मांगी है जी। इसके साथ साथ JCOs, NCOs, लांस नायक, सिपाहीज, ये सब लोग फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इस बार फॉर्म TA के लिए नहीं है, AMC के लिए नहीं है, ADC के लिए नहीं है, रिलीजियस टीचर्स के लिए नहीं है, तो ये भेदभाव रहता है क्या सर? नहीं, AMC और ADC के लिए आपकी जो AMC एंट्री आती है अलग से, उसकी वजह से AMC और ADC को नहीं लिया जाता है इसके अच्छा, अंदर। मेडिकल कोर और डेंटल कोर को इससे बाहर रखा जाता है, टेरिटोरियल आर्मी और APS और रिलीजियस टीचर्स को इससे अलग रखा जाता है। अच्छा जी। तो हमेशा से SCO जो होता है वो JCOs, NCOs, लांस नायक, सिपाहीज के लिए ही रहता है, TA हमेशा आउट रहता है। सर्विंग सोल्जर और JCO जी, जिन्होंने देखिए, जैसे अभी एप्लीकेशन ये भरना शुरू हो गए। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। एप्लीकेशन मतलब देखिए, पहली चीज तो एक और मैं यहाँ पर करेक्शन देना चाहूंगा सर्विस एंट्रीज को। जी, देयर इज नथिंग लाइक नोटिफिकेशन। वो बहुत सारे लोग नोटिफिकेशन करके जो वीडियो बना देते हैं, उनको खुद भी जानकारी नहीं होती है, रादर वो फौज का हिस्सा नहीं होते हैं, इसलिए उनको पता नहीं होता है जी। कि नोटिफिकेशन नहीं आता है, ना ACC का आता है, ना SCO का आता है, ना PCSL का आता है। ओके। SC और PCSL की जो होती है एप्लीकेशन फॉरवर्ड की जाती है बाय द कमांडिंग ऑफिसर, एंड ACC के लिए क्वेश्चन पेपर डिमांड जाता है, उसकी लेटर आते हैं। तो वो लेटर, ये कोई एग्जामिनेशन नहीं है, नोटिफिकेशन जो होता है वो डायरेक्ट जो सिविल एंट्रीज होती है उनके लिए आता है, NDA, CDS, SSC टैग उनके लिए आता है। फौज में कोई नोटिफिकेशन नहीं होता। अगर आपने यूनिफॉर्म पहन रखी है और आप कमीशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आपके लिए नोटिफिकेशन नहीं होता है, आपके लिए जो होता है वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड की जाती है आपकी। तो ये तो पहले एक सही तरीके से समझिए, क्योंकि भ्रम बहुत बड़ा है। बाहर आकर के लोग कुछ का कुछ बोल जाते हैं और ये भी सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया है, क्या चीज आ गई नई सी। जी, ठीक है जी।
तो जैसे आपकी एप्लीकेशन अब तैयार हुई है जी, ये जो SCO 55 की हम बात कर रहे हैं जी, SCO 55 की एप्लीकेशन 1 दिसंबर से मांगी जा रही थी। अच्छा, तो आज हो गई है आपके पास 18 दिसंबर। जी, तो 18 दिन पहले से ये एप्लीकेशन मांगी जा रही है, जिसमें आपकी एप्लीकेशन तैयार होनी चाहिए। वो एप्लीकेशन भरी जाएगी, आपके कुछ कागज उसके अटैचमेंट्स लगेंगे, वो पूरा फोल्डर बनाया जाएगा और वो फोल्डर आपको इंडिविजुअली खुद बनाना पड़ता है हर सोल्जर को अपना। अब उसके आधार पर फिर जो कमांडिंग ऑफिसर है वो पहला इंटरव्यू लेंगे इनका। ओके, कमांडिंग ऑफिसर जिस दिन आपका इंटरव्यू लेंगे उस दिन तक आपकी 5 साल की सर्विस कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है सर। ये पहला क्राइटेरिया है SCO के लिए कि एनी सर्विंग सोल्जर जी और JCO जी और NCO जी जिसने अपनी एप्लीकेशन फॉरवर्ड होने यूनिट लेवल तक फॉरवर्ड होने या CO साहब के कमांडिंग ऑफिसर के इंटरव्यू से पहले उनका 5 साल पूरा होना चाहिए। यहां तक समझ गए सर, ये पहली चीज है। ठीक है सर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में अक्सर बोलते हैं कि 10+2 12th पास के साथ साथ ये BPET पास होना चाहिए। जी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग है, वो फिजिकल क्वालिफिकेशन है उनकी। अच्छा, तो जो एजुकेशन है वो 10+2 है जी। उसके साथ एक और चीज लिखी हुई है इक्विवेलेंट, तो उसके बराबर में भी कोई कोर्स किया है आपने वो मान्य होगा उसके लिए। 10th के बाद डिप्लोमा होते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो 10th के बाद आपने +2 के ऊपर कोई भी इक्विवेलेंट कोर्स भी किया है तो वो मान्य होगा SCO कमीशन के लिए। ठीक है सर। प्लस अभी सभी सर्विंग सोल्जर्स को पता है भाई BPT कम से कम एडम के टाइम पर दौड़ते ही हैं, एडम इंस्पेक्शन के टाइम पर। तो वो जो BPT है 5 किलोमीटर बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, वो पास होना आपका जरूरी है। अगर कहीं BPT नहीं है तो PPT जो है फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वो पास होना जरूरी है। PPT में 2.4 किलोमीटर रन है, BPT में 5 किलोमीटर रन है, ये सब सर्विंग सोल्जर्स को पता है। सबके BPT में अगर आप जा रहे हैं तो दौड़ के साथ साथ आपके जो बाकी 4 टेस्ट होते हैं, रोप क्लाइंबिंग है, 8 फीट का जो गड्ढा आप कूदते हैं या फिर जो बैलेंस आप चलते हैं, वो सब चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए BPT रन के साथ साथ। सो BPT पास का मतलब वो माना जाएगा। अच्छा, इसका भी सर्टिफिकेट लगता है सर? नहीं, सर्टिफिकेट नहीं होता है, वो तो CO साहब लिख के देते हैं उनके कागज के ऊपर, वो उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं आता है BPT का, वो रेगुलर प्रैक्टिस है। क्योंकि ये सर्विंग पर्सनल्स हैं और इस एप्लीकेशन में मैंने पढ़ा था कि ACR का भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है जी। तो ACR का क्या कनेक्शन है सर इससे? ACR देखिए 2 तरीके से, ACR है NCO और JCOs के लिए जी, और वहां पर ये ध्यान रखें कि पिछली 5 ACR आपकी मांगी जाती है। अच्छा, ठीक है, 5 ACR में अगर कोई ऐसा NCO है जिसकी पिछली एक ही ACR उस एप्लीकेशन तक भरी गई है तो वो एक एप्लीकेशन जो होती है वो अबव एवरेज होना जरूरी है। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। ये इनको पता है अच्छे से कि अबव एवरेज स्कोरिंग क्या होती है, हाई एवरेज स्कोरिंग क्या होती है। अबव एवरेज 8, 9, 10 और हाई एवरेज जो होती है 6 और 7, तो उसके नीचे तो कभी लाना ही नहीं है। प्लस दूसरी चीज है कि अगर आपकी एक ही ACR है तो वो एक ACR आपकी अबव एवरेज में होनी चाहिए। अगर आपकी 2 ACR तब तक भरी जा चुकी हैं तो वो 2 ACR में दोनों की दोनों अबव एवरेज होनी चाहिए। अच्छा, अगर आपकी 3 ACR भरी जा चुकी हैं तो 3 में से 2 कम से कम अबव एवरेज होनी चाहिए और 1 हाई एवरेज चलेगी उसमें। अच्छा, अगर 4 हैं आपकी ACR पिछली कंसीडर की जा रही हैं तो उसमें से 3 अबव एवरेज और 1 हाई एवरेज एक्सेप्ट की जाएगी। ठीक है। अगर आपकी 5 ACR मान्य है पिछले उसमें एप्लीकेशन भरने तक आपकी ACR ज्यादा हो चुकी है और पिछली 5 ACR आपकी कंसीडर की जा सकती हैं तो उसमें 3 जो है अबव एवरेज होनी चाहिए और 2 हाई एवरेज एक्सेप्ट की जा सकती है। यानी कि ऑन द स्केल ऑफ 10 एनीवेयर इन बिटवीन 6 to 10 इज रिक्वायर्ड। एनीवेयर मतलब इट मीन्स अगर 5 हैं तो 5 में से 3 ACR वो हो आपकी जिसमें 8, 9, 10 स्कोर किया हो आपने और 2 वो हो जिसमें 6 और 7 स्कोर करके मिनिमम है ये। अच्छा, इसके ऊपर रहना पड़ेगा सर। कोई केसेस में देखा गया है कि ACR जो प्रमोशन के केसेस हैं तो जैसे नए JCO बने हैं तो उस केस में ACR अगर नहीं है नहीं JCO का तो होगा ही होगा सर।
अच्छा। एनसीओ से एसीआर भरना शुरू हो जाते हैं जी। एसीआर जो होता है अदर रैंक्स जो सिपाही होते हैं जिनकी सर्विस 5 साल हो चुकी है या लांस नाइक है, उनका एसीआर नहीं है अगर किसी का जी, तो वहां पर जो था उनके कमांडिंग ऑफिसर हैं जी, वो एक स्पेशल रिपोर्ट लिख करके देंगे। अच्छा, सीओ साहब के रिपोर्ट से काम बन जाए। हाँ, वो सीओ साहब का काम है, वो सीओ साहब स्पेशल रिपोर्ट लिख करके देते हैं उसके साथ। सर, एससीओ के एप्लीकेशन में कोड ऑफ कंडक्ट या यूं कह लें कि अगर किसी सर्विस एंट्री एस्पिरेंट को जिसकी एज 30 से 35 साल है, बिकॉज एससीओ के लिए 30 से 35 साल उम्र चाहिए, उसको कोई पनिशमेंट मिली है तो उसका क्या रोल होता है? अगर रेडिंग एंट्री है तो बिल्कुल मान्य नहीं होगी। ये अच्छा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि रेडिंग एससीओ में रेडिंग बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं कंसीडर की जाएगी। तो रेडिंग एंट्री इंटायर सर्विस में आपकी नहीं होनी चाहिए इसमें। और अगर आप मान लीजिए इसमें देखिए 2 कंडीशन है। अगर यूनिट में कमांडिंग ऑफिसर या ऑफिसर इन कमांड आपका इंटरव्यू ले रहे हैं जी, कई जगह सीओ साहब नहीं होते हैं, ओसी साहब होते हैं, तो दोनों में से अगर कोई भी इंटरव्यू आपका जो ले रहे हैं जी, उस समय तक आपकी 5 साल सर्विस कंप्लीट हो जानी चाहिए। और जब आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे आईएमए देहरादून में जहां पर 1 साल की इनको ट्रेनिंग करनी है जी, तो वो ट्रेनिंग के दौरान आपके जो पहला दिन है प्री कमीशन ट्रेनिंग के पहले दिन से आपकी जो एज है वो 30 से 35 के बीच में हो जाएगी। बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए एक दिक्कत होती है कि सर मेरी एज अभी 29.5 है, क्या मैं अप्लाई करूं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपने कमांडिंग ऑफिसर से, अपने हेड क्लर्क से बात करिए कि सर जब तक मेरी प्री कमीशन ट्रेनिंग, जब तक मैं आईएमए में पैर रखूंगा तब तक मेरी 30 स्टार्ट हो चुकी होगी तो मैं एलिजिबल हूं। अच्छा, बिल्कुल आपको भेजा जा सकता है उसके लिए। तो ये आप 30 तारीख अपने एप्लीकेशन से मत जोड़ करके बैठा करिए। ये बहुत अच्छा डाउट आपने क्लियर कर दिया। अक्सर सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स ये पूछते हैं कि जी मैं 29.5 का भर सकता हूँ या नहीं भर जी, सकता। बहुत सारे एज के डाउट बने रहते हैं एससीओ एंट्री के अंदर। तो आपकी प्री कमीशन ट्रेनिंग के पहले दिन आप 30 से 35 के बीच में हो, ठीक, वो आप देखिए। तो 6 महीना अगर पहले भी आप कर रहे हैं जी तो आपका प्रोसेस में उतना टाइम लग जाएगा, वो मान्य होगा। सर, इस पूरे प्रोसेस में आपने अभी बात की कि एक इंटरव्यू होगा सीओ साहब से। जी, ये जो इंटरव्यू होता है ये स्किल बेस्ड शायद इंटरव्यू होता है। जी, इस इंटरव्यू पे मैं आपसे एक अलग से अनुरोध करूंगा कि एक अलग से वीडियो बना दें कि क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बनाएंगे सर। क्या इंटरव्यू में कोई रिटन टेस्ट भी हो जाता है क्या? नहीं, रिटन टेस्ट नहीं होता है। रेजिमेंट लेवल पर कोई रिटन टेस्ट नहीं है। बट अगेन देखिए क्या है, ये ओरल इंटरव्यू प्रोसेस है। अच्छा, जिसमें सभी सर्विंग कैंडिडेट्स को पता है कि जो ओसी साहब हैं, जो सीओ साहब हैं, वो क्या करते हैं कि अपने एक सोल्जर को, जी भाई इसमें लिखा हुआ है साफ साफ 5 साल नौकरी होनी चाहिए आपकी, होनी चाहिए। तो भाई सीओ साहब ने आपको 5 साल तो देखा हुआ है ना कि ये यार 5 साल में रेजिमेंट में बाकी लोगों से हालचाल ले लिया होगा, इसका व्यवहार क्या है, काम करते हुए देखा है, तभी तो एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो वो मोरओवर आपके जो पुराने इंप्रेशन है उसको कैरी करते हैं कि हाँ जी ये लड़का ऐसा है, अदरवाइज एप्लीकेशन ही फॉरवर्ड नहीं होगी, फिर तो आपकी वो मना कर देंगे। कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है कि अगर मान लीजिए कभी कभी लेटर आ जाता है हायर फॉर्मेशन से, लाइक ब्रिगेड कमांडर ने कह दिया कि भाई 2-2 नाम भेजिए आप 5 रेजिमेंट से। तो अब हमारे रेजिमेंट में मान लीजिए 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, वो लेटर में आया है कि 2 लोग का नाम भेज सकते हैं आप। तो फिर कमांडिंग ऑफिसर कहते हैं कि ठीक है कोई और टेस्ट करा लो इनका अपार्ट फ्रॉम इंटरव्यू। अच्छा। एक कोई पैराग्राफ लिखा लो, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक ऐसे लिख करके दो। वो आपके रिटर्न का पार्ट नहीं है, वो स्किल क्राइटेरिया है आपका। तो वहां से ऐसा हो सकता है कि आपका या जीके के कुछ क्वेश्चन दे दिए गए, अच्छा, तो वो हो सकता है। ये किसी भी लेवल पे दे सकते हैं, रेजिमेंट लेवल पर या बटालियन लेवल पर ये कम देखा जाता है, क्योंकि सीओ साहब को मालूम है कौन सा जवान मेरा ठीक है, कौन सा जवान ठीक नहीं है, तो वो खुद ही डिसाइड कर लेते हैं। बट व्हेन यू गो टू ब्रिगेड लेवल और डिव हेडक्वार्टर लेवल, तो वहां पर कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं। उससे डरना नहीं है, क्योंकि वो नंबर आपके आगे नहीं जुड़ते हैं, वो सिर्फ स्किल क्राइटेरिया का पार्ट होता है, वो वहीं पर छटनी के लिए कराया जाता है। उसके बाद वो एसएसबी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं? नहीं, उसके बाद सर इनकी प्रोसेस थोड़ा लंबी होती है। पहले सीओ साहब एक इंटरव्यू लेंगे जी, जो अभी चल रहे हैं। ये सभी एस्पिरेंट्स को मैं बता दूं, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक आपकी एप्लीकेशन तैयार हो जानी चाहिए थी, और आप ये एप्लीकेशन फॉरवर्ड करके अपने कमांडिंग ऑफिसर का इंटरव्यू लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं। इसके बाद फिर आपके ब्रिगेड कमांडर साहब आपका इंटरव्यू लेंगे।
ठीक है। ब्रिगेड कमांडर साहब भी उसी तरीके का एक ओरल इंटरव्यू लेंगे, अगर जरूरत पड़ती है तो स्किल क्राइटेरिया टेस्ट। मतलब पहले सीओ साहब ने लिया, फिर ब्रिगेड साहब ने लिया। हाँ, इसका नाम ये है कि सीओ साहब या ओसी, ऑफिसर इन कमांड। कई जगह मेजर साहब या लेफ्टिनेंट कर्नल साहब भी कमांड कर रहे होते हैं, उनको ऑफिसर इन कमांड कहते हैं। और जो सीओ साहब जो कि फुल कर्नल रैंक ऑफिसर हैं, तो वो अगर इंटरव्यू ले रहे हैं तो उसके बाद 2 इंटरव्यू कैंडिडेट को और देने होंगे कम से कम, और दोनों ऑफिसर्स ब्रिगेडियर रैंक के नीचे के ना हो। तो इसके लिए आपको ब्रिगेड कमांडर में के पास जाना होगा या ब्रिगेड लेवल पर जाना होगा, और दूसरा जो है आपका डिव लेवल पर जाना होगा, जहां पर अगर डिव कमांडर नहीं भी ले रहे हैं इंटरव्यू तो कम से कम सेकंड इन कमांड एंड डिवीजन हेडक्वार्टर वो आपका इंटरव्यू ले लेंगे। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस चलेगी। और जब हाईएस्ट अथॉरिटी जी आपको फॉरवर्ड कर देती है, इस बीच में आपके सीओ साहब ने आपको परमिट कर दिया, आपके ब्रिगेड कमांडर साहब ने मना कर दिया, तो फिर ये मान्य नहीं होगा आपका। अगर ब्रिगेड कमांडर साहब ने भी आपको पास कर दिया और डिव कमांडर साहब ने फाइनली मना कर दिया जी, वो भी नहीं मान्य होगा, फिर एप्लीकेशन आगे रिकॉर्ड में नहीं भेजी जाएगी। तो तीनों स्टेज से जब क्वालिफाई कर लेंगे आप, तीनों जगह आपको एक टिक मिल जाएगा कि हाँ ये पोटेंशियल कैंडिडेट है और इनको भेजा जा सकता है। तब फिर आप जाते हैं, आपकी जो एप्लीकेशन है वो भेजी जाएगी रिकॉर्ड में, आपके रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड्स के अंदर। और रिकॉर्ड में पहुंचने की ये जो डेट है ये है 21 जनवरी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये डेट थोड़ी बहुत बढ़ाई जाती है, आमतौर पर बढ़ा दी जाती है, लेकिन ये ध्यान रखें कि अभी आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें 21 जनवरी तक के लिए ये तीनों इंटरव्यू हो जो कि आप चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 10 जनवरी तक आपके इंटरव्यू जो है तीनों खत्म हो जाने चाहिए, और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी जाए रिकॉर्ड के अंदर, जो कि 15, 16 या 20 तारीख तक पहुंच सके। अच्छा सर, क्योंकि ये एक स्किल बेस्ड इंटरव्यू है जी, क्या इस इंटरव्यू में इस तरीके का भी सवाल आ सकता है कि अगर कोई सर्विस एंट्री का कैंडिडेट है जिसने कभी एसीसी के लिए अप्लाई नहीं किया, तो ये सवाल भी आ सकता है कि यार तुमने एसीसी के लिए तो कभी अप्लाई नहीं किया, अब ऑल ऑफ अ सडन तुम्हारे अंदर ये। बिल्कुल, ये कॉमन क्वेश्चन है जो पूछ लिया जाता है। अच्छा, कि हैड यू अपीयर्ड फॉर एसीसी कमीशन? तो आप अगर किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो यू मस्ट हैव वैलिड रीजन बिहाइंड दैट। समझ गया सर। अब सर एक बार सीओ साहब ने और ब्रिगेड ने एक पोटेंशियल कैंडिडेट को आइडेंटिफाई कर लिया जी, तो मैंने सुना है कि इनको आर्मी एजुकेशन कोर कोई कोर्सेज कराते हैं पंचमढ़ी में। ये तब की प्रोसेस है। देखिए सर, इसकी जो प्रोसेस है लंबी है थोड़ा सा जी। आपने यहाँ से एप्लीकेशन फॉरवर्ड कराई, आपकी एप्लीकेशन जाएगी रिकॉर्ड्स के अंदर, ठीक है। रिकॉर्ड से फिर ये लगभग जो है 15 मार्च तक आपके रिस्पेक्टिव डायरेक्टरेट्स के अंदर चली जानी चाहिए। अच्छा, जो कि जिस भी आर्म्स के अंदर आप सर्विस कर रहे हैं उसके अपने डायरेक्टरेट के अंदर ये एप्लीकेशन रिकॉर्ड फॉरवर्ड करेगा। अब आपका रोल खत्म, ठीक है। आपका रोल कहां तक है? रेजिमेंट तक अपनी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करा करके तीनों इंटरव्यू दे लेना, ठीक है। उसके बाद फिर रेजिमेंट से वो जाएगा रिकॉर्ड में, ओके। रिकॉर्ड से जाएगा आपके रिस्पेक्टिव डायरेक्टरेट में, अच्छा। जो कि 15 मार्च है। उसके बाद फिर आपको जो है आगे अप्रैल में 7 अप्रैल तक ये पहुंच जाना चाहिए आपके रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट। मतलब आपका डायरेक्टरेट फिर रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट को ये फॉरवर्ड करेगा। अच्छा, दिसंबर से अप्रैल हो गया सर, ठीक है। हाँ। ये अप्रैल में पहुंच जानी चाहिए रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट में, जहां पर फिर आपकी एसएसबी की डेट्स वगैरह, बोर्ड वगैरह जो भी डाले जाते हैं वो प्रक्रिया रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट की होती है, ओके। वो करेंगे और फिर रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट के पूरी प्रोसेस के बाद फिर आपकी एसएसबी होती है। ये किस महीने जाएगी एसएसबी? ये टेंटेटिवली जाएगी इनकी मई, जून, जुलाई के आसपास। ये ध्यान रखें कि हाँ, एमटी डायरेक्टरेट जो है, मिलिट्री ट्रेनिंग डायरेक्टरेट, वो या रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट अपने शेड्यूल को थोड़ा बहुत शिफ्ट कर सकते हैं। ये हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है कि इसी तारीख को होना है, उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि हम अपने डेट को शिफ्ट कर सकते हैं। इन बिटवीन एक सहूलियत होती है इनके लिए कि ये जो है 12 वीक का एक कोर्स इनको कराया जाता है, पीडीपी कोर्स, पंचमढ़ी में। पंचमढ़ी में जी, आर्मी कराएगा। हाँ, तो आर्मी उसके लिए लीव्स और छुट्टियां दे देगा? क्योंकि नहीं, देयर इज नो लीव, दैट इज अटैचमेंट कोर्स। वो अच्छा। आपका कोर्स माना जाता है, उसके लिए आपको कोई छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना जो है वारंट और एलआरसी लेकर के जाते हैं, एलआरसी वहां जमा कर देंगे, वहां जाकर के आप अपना कोर्स कंटिन्यू करते हैं। जैसे आमतौर पर आप कोर्सेज पे जाते हैं, उसी प्रकार से वो कोर्स है और उसकी सारी जवाबदारी फौज की। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। मतलब इंडियन आर्मी थिंक्स
इतना सर्विस एंट्री के लिए इतना सोच रही है। बिल्कुल सर, YLC करा रहे हैं, PDP करा रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, फॉर्मेशन लेवल आपके कोर्सेज करा रहे हैं, तो बहुत सोचा जा रहा है इनके बारे में। सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स फौज के साथ साथ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी भी आपका सोच रही है, इसीलिए SCO 55 के लिए हम स्पेशल इवनिंग बैचेस लाए हैं सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के। जी, आपके चाहते कैप्टन SK सिंह सर SCO 55 पर्टिकुलरली सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स के लिए एक नया ऑनलाइन कोर्स चालू कर रहे हैं, जहां पे रोज 1 से 1.5 घंटे की क्लासेस होंगे। आपकी पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट होगी, आपके अंदर नेचुरली ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को उभारा जाएगा, सारे SSB के टेस्ट से आपको रूबरू कराया जाएगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज, आप लोग जैसे सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में कॉम्पीट करोगे, वैसे ही ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पे SCO 55 वाले पूरे भारत के सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स आपस में कॉम्पीट करेंगे। सर, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपसे और कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि SCO एंट्री इन इटसेल्फ डील्स विथ दोज कैंडिडेट्स जिनकी उम्र 30 से 35 साल है जी। तो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में SCO एस्पिरेंट्स को कहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं? देखिए, हमें एक चीज समझनी होगी, क्योंकि आप भी फौज में रहे हैं, मेरे फादर भी एयरफोर्स में थे, और हम लोगों के रूप कर्नल पंकज सर, ब्रिगेडियर नारायण सर, मैं देखता हूँ इन लोगों का कल्चर। तो एक चीज समझनी होगी कि सर, सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स के पास समय कम रहता है, क्योंकि इनके ऊपर जॉब रिलेटेड प्रेशर्स बहुत रहते हैं। हाँ। तो कैसे SSB बोर्ड में इनको परफॉर्म करना चाहिए, आपके क्या सजेशंस रहेंगे? पहली चीज तो अपनी जवाबदारियों से भागना नहीं कभी भी। जो काम फौज में आपको मिल रहा है वो काम पूरा करें और उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करें जी। ये लोग क्या करते हैं कि कमीशन के लिए ट्राई कर रहा हूं तो दुखी ज्यादा होने लग जाते हैं। जो अपने फौज के काम नहीं कर सकते हो, आप बेसिक काम नहीं पूरे कर पा रहे हो जी। मान लीजिए आप SCO के कमीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं जी, और आपको क्वार्टर मास्टर की एडिशनल ड्यूटी दे दी जाती है जी। अगर आपको MES NCO की ड्यूटी मिल रही है, आप वो काम नहीं करोगे तो फिर काम कैसे चलेगा? रादर आप फिर ना खटकने लग जाओगे सभी के नजरों में कि यार ये तो जो है अपनी जवाबदारियों से हटना चाहते हैं शायद। तो अगर आप क्वार्टर मास्टर हैं, आपको राशन इशू करना है तो आप करिए ना, खुशी से करिए, नहीं तो खाना कहां से खाएंगे आपके लोग। और आप अगर ये सोचे कि सिर्फ कमीशन लेने के नाम पर आप राशन इशू नहीं करेंगे, आप बाकी जवाबदारियों से भागेंगे, तो फिर ये एक आगे पोटेंशियल कैंडिडेट का काम नहीं है। रादर ऐसे लोगों को फिर CO साहब खुद ही रिकमेंड ही नहीं करते हैं रेजिमेंट से। वो उन्हीं कैंडिडेट्स को रिकमेंड करेंगे जिन्होंने अपना पहले पोटेंशियल रेजिमेंट के अंदर दिखाया होता है, चाहे जिस लेवल पे हो, चाहे जिस लेवल पे, जो आपका लेवल है आप उस पे काम करिए। मैस लेवल पे हो, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी छोटी बड़ी जो जवाबदारी आपको मिल रही है, चाहे JCO मेस में मिले, NCO मेस में मिले, ऑफिसर्स मेस में मिले, कहीं भी वो जवाबदारी CSD में मिले, आपको जो काम मिल रहा है आप वो काम बिल्कुल अच्छे तरीके से करते हैं, वॉलेंटियरली काम को लेना जानते हैं और वहां पर अपने रेजिमेंट का नाम ऊंचा रखते हैं। ये पहली कुछ चीजें अपने साथ बिल्कुल कैरी करिएगा इफ यू आर लुकिंग फॉर SCO कमीशन। नाउ अनदर पॉइंट कि ये जवाबदारियों के दबाव में बहुत जल्दी आ जाते हैं, ठीक है? खुश मिजाज रहिए। वही मैं कह रहा हूं कि इफ यू हैव टू एक्सेप्ट समथिंग, एक्सेप्ट इट हैप्पीली, ठीक है? तो आप खुशी से एक्सेप्ट करिए, अपने बिहेवियर को ठीक रखिए, खुश मिजाज रहिए, लाइफ में जिंदा दिल रहिए, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। बाकी चीजें सिखाई जा सकती हैं। क्योंकि आपने कहा कि SCO 55 की हम बात कर रहे हैं, सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स, हम SCO 55 की बात कर रहे हैं, तो SCO 55 की SSB लगभग मई जून 2024 में जाएगी, और पीछे हो सकती है, जुलाई अगस्त भी जा सकती है। ये प्रोग्राम आपका जो SSB का ऑनलाइन प्रोग्राम है, ये तब तक चलता रहेगा? बिल्कुल चलता रहेगा सर। और रादर जो बच्चे या जो कैंडिडेट्स जो सर्विंग सोल्जर्स हैं जी, जिनको ऐसा लगता है कि दे आर नॉट वेरी मच कंफर्टेबल विद लैंग्वेज जी, या जिनको भाषा में प्रॉब्लम आ रही है, उनके लिए एक नया कोर्स लेकर के आ रहे हैं हम लोग, दैट इज DAPP कोर्स। अच्छा, डिफेंस एस्पिरेंट्स पर्सनालिटी प्रोग्राम जी। और इसमें आपकी बातचीत, लिखावट, हर एक चीज के ऊपर काम किया जाएगा। ये बिल्कुल टेस्टेड प्रोग्राम है जिसके ऊपर बहुत सारे एंगल्स के ऊपर से काम किया गया है। और ये वाला जो कोर्स है ये हम लॉन्च कर रहे हैं क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर को, DAPP कोर्स। सर, SCO एस्पिरेंट्स एज अच्छी खासी है, 30-35 साल। एक साइंटिफिक स्टडी थी कि जो टीनेज में आप सिखा सकते हो वो 30 से 35 साल की उम्र के बीच में नई चीजें नहीं सिखाई जा सकती।
ओके, नई हैबिट्स नहीं फॉर्मुलेट की जा सकती। बिल्कुल। क्या सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में आज एससीओ को कम रेकमेंड करने का यही एक रीजन है? नहीं सर, एसईओ अच्छे खासे रिकमेंड होते हैं। रादर देखिए, स्क्रीनिंग टेस्ट इनके लिए हटा दिया गया था, अगला वाला है या नहीं है अभी थोड़ा सा संशय बना हुआ है जी। मोस्ट लाइकली शायद खुशखबरी इनको सुनने के लिए मिलेगी। वी कैन नॉट से इट एट दिस प्लेटफॉर्म एट दिस स्टेज जी, ठीक है। बट हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि एससीओ एंट्री ने इतनी नौकरी फौज में कर ली है कम से कम, और इतनी आपने कहा एज बड़ी हो गई 30 से 35 साल, तो आपने कुछ जवाबदारियां भी तो उठाई होंगी रेजिमेंट में। उन जवाबदारियों के साथ आपने कुछ प्रैक्टिस कैंप किए होंगे रेजिमेंट के साथ, कुछ और ड्यूटीज आपने फुलफिल की होंगी, उनके साथ आपकी प्लानिंग एबिलिटी अच्छी रह गई होगी। आपने अपने बैटरी कमांडर, कंपनी कमांडर या सीओ साहब के पास रह करके उनकी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी को समझा होगा कि मेरे सीओ साहब कैसे प्लान करते हैं, क्या रूटीन फॉलो करते हैं, कैसे खड़े रहते हैं, कैसे लोगों को समझाते हैं, क्या चीजें हो सकती, ये तो आप देख करके आ रहे हो। तो यहां से आपके जो एक रिप्रेजेंटेशन है वो बेहतर होना चाहिए जी, है ना। हम इंग्लिश और हिंदी की बात नहीं कर रहे हैं अभी, हम सिर्फ जो आपके रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं कि आप मिक्स करके भी बात कर रहे हैं तो भी खुले मन से बात करते हैं, एक दबाव में आके बात नहीं करते। दूसरा, आपकी प्लानिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो नेचुरली हो जाएगी, जो नेचुरली हो जाएगी इस समय के साथ। मिनिमम 5 साल सर्विस बोला है, लेकिन कम से कम 7, 8, 9 साल तो रहता ही है सबकी, है ना। तो वो चीजों की तरफ भी आप जरा देखिए कि आपकी प्लानिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वहां आपकी वेटेज ज्यादा है। यानी कि एससीओ एस्पिरेंट्स जो सर्विस एंट्री के हैं उनको बाकी सर्विस एंट्रीज के ऊपर कॉम्पिटिटिव एज है। जी बिल्कुल है। आपके लिए देखिए, अगर आप मिक्स करके भी अपनी भाषा को रख दे रहे हैं, सहजता है आपके पास बात करने की जी, और खुले मन से बात करते हैं, डर के बात नहीं करते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा है और आपकी प्लानिंग एबिलिटी ठीक है, तो आपकी वेटेज थोड़ी बेहतर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक चीज तो आपकी बातों से बिल्कुल क्लियर हो गई कि एससीओ एस्पिरेंट्स के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल, मतलब जो भी सर्विस एंट्री एस्पिरेंट है जिसने अपने सीईओ साहब को विजुलाइज करके अपने आप को देखा है, वो ये सारे सपने सच हो सकते हैं, प्रोवाइडेड आप सही स्ट्रैटेजी के साथ एसएसबी की ट्रेनिंग ले और कोई रटा रटाया अप्रोच ना ले। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पिछले 20 सालों से लगातार सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज की तैयारी कराता आ रहा है, और जो ऑनलाइन, सर आई वुड लाइक टू इंटरप्ट यू, सर्विस एंट्री कैंडिडेट्स हैं, हालांकि बहुत समझदार होते हैं, लेकिन गुमराह नहीं होना, खास करके उन लोगों के झांसे में आकर के जिन्होंने आकर के गलत सलत इंफॉर्मेशन शेयर कर दी आपसे, या पहले आप देख लीजिए आपको समझाने वाले जो व्यक्ति हैं वहां पर वो कौन हैं। सही बात है, उनका खुद का कोई फौज से वास्ता रहा है या नहीं रहा है। और अक्सर मैं आपको बता दूं एक और चीज जो चल रही है आजकल, कि लोग जो है नाम बड़ी जल्दी गिना देते हैं किसी ऑफिसर्स के। प्लीज, unless you don't talk to these officers, unless you don't meet to them, आप प्लीज इन सब झांसों में मत पड़िएगा। इट इज योर फ्यूचर, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उसको एक फालतू के चक्करों में पढ़ करके मिस ना कर जाए आप। सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स, आपने देश को बहुत दिया है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की एक पहल है कि हम आपको पहले ऑनलाइन जोड़ लें, ऑनलाइन जोड़ने के बाद हम, अगर आपकी छुट्टी अप्रूव हो जाती है तो आप आराम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। वो फीस भी आपकी एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी शुरू से वेटरन्स की संस्था रही है। लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी भारतीय वायुसेना में 22 साल उन्होंने सर्विस दी। उसके बाद कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर खुद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में डिप्टी प्रेसिडेंट थे, इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे। कैप्टन एसके सर जो जीटीओ एक्सपर्ट के नाम से जाने जाते हैं, आर्टिलरी के एक रिनाउंड ऑफिसर। तो एस्पिरेंट्स गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको खोइएगा नहीं, बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। जल्दी हम एससीओ सीरीज के और वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं। हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम बात करेंगे कि आखिर सीओ साहब किस टाइप के सवाल आपसे पूछेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स के लिए वीडियो उनको जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार।
अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।